12 अप्रैल 2023। भारतीय जनता पार्टी में माफी मांगने का जो इतिहास है वो हर दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। विनायक दामोदर राव सावरकर ने अंग्रेजों के सामने नाक रगड़कर माफी मांगने का गुर जो इन संघी भाजपाइयों को सिखाया था, ये लोग रोज उसमें नए नए हीरे जवाहरात जोड़ रहे हैं। हालत ये है कि तलाशने चलिए, समूचा इंटरनेट इनकी तरह तरह की माफियों से भरा पड़ा है। मगर इस वीडियो में हम भाजपा के 6 सबसे बड़े माफी वीर सावरकरों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1 पर है विनोद अग्निहोत्री। नहीं पता कि ये बीजेपी का रजिस्टर्ड मेंबर है या नहीं, मगर बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग ये उसी की ओर से करता है। प्रोपेगेंडा भी विशुद्ध बीजेपी मार्का फैलाता है। 10 अप्रैल को इसने भरी अदालत में खड़े होकर माफी मांगी है। माफी इसलिए मांगी क्योंकि जज साहब ने कहा कि अभी माफी मांगो नहीं जेल भेज देंगे। बीजेपी के इस समाज सड़ाऊ अंडे ने उन जस्टिस मुरलीधर का अपमान किया था, जिनके फैसले अदालतों से लेकर कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए नजीर माने जाते हैं। बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग के स्वयंभू सेक्रेटरी विवेक अग्निहोत्री की औकात इतनी चढ़ चुकी थी कि इसने भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को जमानत देने में जस्टिस मुरलीधर पर ही पक्षपात का आरोप लगा डाला था। बस वहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। एक बात और बता दें कि इस केस में कश्मीर में झूठ फैलाने वाला ये मॉडर्न गोएबल्स कोई एक बार माफी मांगकर नहीं बरी हुआ। इस केस में इसने पिछले साल दिसंबर में भी माफी मांगी थी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट इस माफी से मुतमईन नहीं हुआ था। इस बार इसने अदालत में खुद मौजूद होकर, खड़े होकर के माफी मांगी है। तब कहीं जाकर के अदालत ने इसे अवमानना की कार्रवाई से मुक्त किया है। नंबर 2 पर है प्रशांत उमराव। ये बीजेपी की यूपी यूनिट का प्रवक्ता है और पेशे से वकील भी है। भाजपाइयों ने पिछले दिनों तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की फर्जी खबर खूब जोर शोर से फैलाई थी। इसमें से एक संगी मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी ऑलरेडी जेल में है, जिस पर रासुका लगाई जा चुकी है। इसी मामले में प्रशांत उमराव ने भी फेक न्यूज फैलाई थी, तो ये लगभग तय था कि बीजेपी का ये झूठा प्रवक्ता भी जेल में सड़ेगा। इस डर के मारे ये भागकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में इसी महीने की 6 तारीख यानी 6 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। सुनवाई में तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उसे कम से कम बाकी शर्तें तो माननी चाहिए थी। उसने आज तक एफिडेविट क्यों नहीं दाखिल किया? और जज साहब, आप जरा उसके ट्वीट देखें, वो एक वकील है और एक वकील कह रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर हमले हो रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कमेंट किया कि इस तरह के ट्वीट करने से पहले प्रशांत उमराव को औरों से ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था, क्योंकि वो पेशे से वकील और बार काउंसिल का मेंबर है। नंबर 3 पर है बीजेपी की नुपुर शर्मा। पैगंबर मोहम्मद पर बेजा टिप्पणी करने के बाद भले ही बीजेपी को मजबूरी में इसे पार्टी से निकालना पड़ा, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कई लोगों का मानना है कि आज नहीं तो कल बीजेपी में जरूर वापस आएगी। नुपुर शर्मा के मामले में अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर आकर एक खास धर्म के खिलाफ उकसाने वाला कमेंट किया। नुपुर पर सख्त फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है और उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। और तो और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर को खतरा है, ये वो या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। जिस तरह से उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। दरअसल नुपुर की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा था कि नुपुर के जीवन को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने उस मामले में आगे कहा था कि हमने इस बात पर बहस देखी कि उन्होंने कैसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब कहा और बाद में कहती हैं कि वो एक वकील भी थी, ये शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की इस महागलीच और समाज विध्वंसक महिला ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी एक टीवी चैनल पर की थी। बेंच ने उस चर्चा की मेजबानी करने वाले टीवी चैनल पर भी कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि टीवी चैनल ने कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर बहस क्यों की। बेंच ने कहा कि टीवी चैनल को इस मामले पर बहस करने की क्या जरूरत थी, केवल एजेंडा का बढ़ावा देने के लिए। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी मांगने में देरी की है और वो सशर्त रूप से कहती है कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है। नंबर 4 पर है बीजेपी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव एच राजा। ये हाल हाल तक राष्ट्रीय सचिव था। इसका पूरा नाम है हरिहरन राजा शर्मा। बीजेपी के इस राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने ऑन कैमरा पुलिस और जजों को गालियां दी थी।
इसका जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें पता चला कि पुराना संगी रह चुका एच राजा पुलिस वालों को घूस लेने का आरोपी बता रहा था और बेहद अपमानजनक वाक्यों का प्रयोग करके अदालत को गालियां दे रहा था। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया और भाजपा नेता के बयान को लज्जाजनक करार दिया। मामला अक्टूबर 2018 का है। जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस राजा को रगड़ा तो ये तुरंत भिखारियों की तरह मद्रास हाईकोर्ट माफी मांगने पहुंच गया। माफी भी इसने बिना किसी शर्त के मांगी और बोला कि ऐसा उसने गुस्से में कह दिया था। हालांकि पहले ये अपने वीडियो को फर्जी वीडियो बता रहा था। इस वीडियो में एच राजा दो पुलिस वालों पर चिल्ला रहा था और किस लिए चिल्ला रहा था ये भी जानिए। बीजेपी का ये राष्ट्रीय सचिव इन पुलिस वालों पर इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उन्होंने विनायक चतुर्थी के जुलूस को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके से ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस इलाके में अदालत ने ऐसे किसी जुलूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। एच राजा के बारे में ताजा खबर यह है कि इसी महीने उसने चुनावी राजनीति से किनारा लेने का ऐलान किया है। अब ऐसा ऐलान इसने क्यों किया ये भी बता दें। 1978 में इसने कराईकुड़ी से बस एक पार्षदी का चुनाव जीता था और उसके बाद से 2001 से 2006 तक यहीं से विधायक रहा, मगर इसके बाद से इसने कोई चुनाव नहीं जीता है। हालांकि लड़े सारे हैं, हर चुनाव में इसे लगातार मुंह की खानी पड़ी है। नंबर 5 पर है अनुराग ठाकुर। फिलहाल ये मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री है। इस पर आरोप है कि बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में ये काफी आनाकानी कर रहा था, जिससे तंग आकर अदालत ने इसे इसके बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर से भगा दिया था। इतना ही नहीं, इसने कोर्ट में झूठा एफिडेविट भी दाखिल किया था। इतने पर भी यही नहीं रुका था, बल्कि एक सुनवाई में अनुराग ठाकुर ने अदालत में झूठी गवाही भी दी थी, जिसके बाद इसे अदालत ने जमकर लताड़ा था, डांटा था, फटकारा था। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर इसने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो उठाकर इसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इसने जुलाई 2017 में अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी। और अंत में नंबर 6 पर है बीजेपी का सबसे जहरीला नेता कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल ने इसे 2017 में आम आदमी पार्टी से भगा दिया था। 2017 में जब इसे आम आदमी पार्टी से भगा दिया गया तो इसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए नकद घूस देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का क्रिमिनल केस दायर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कपिल मिश्रा ने 7 मई 2017 को उन पर झूठा आरोप लगाया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा को तलब किया था, साथ ही उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि की सजा के तहत आरोप भी दर्ज किए थे। इस केस में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा की अध्यक्षता वाली सांसद विधायक अदालत के सामने सत्येंद्र जैन ने कहा था कि अगर कपिल मिश्रा कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगता है तो वो उसके खिलाफ दायर मानहानि का अपना केस वापस ले लेंगे। इसके बाद ही कपिल मिश्रा ने कोर्ट के सामने सत्येंद्र जैन से बिना शर्त माफी मांग ली। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से केस वापस ले लिया। बता दें कि कपिल मिश्रा के अब तक के राजनीतिक सफर में उसके झूठे सांप्रदायिक और हेट स्पीचों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब वो आम आदमी पार्टी था तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में एक महिला के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर के बयान दिया था और भी कई गंभीर आरोप इसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए थे। इसके बाद जब कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया तो इसने अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर भाजपा में अपने लिए रास्ता बनाया। और यही नहीं, दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए बेहद सांप्रदायिक और हेट स्पीच देकर दिल्ली में 53 लोगों की जान ली और भाजपा में अपने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। अब देखना है कि दिल्ली दंगों को भड़काने में इसकी भूमिका की जांच कब होती है। बता दें कि इस पर कार्रवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर का मोदी सरकार ने रातों रात ट्रांसफर कर दिया था।